हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का पुनः सत्र 2024 और 25 की इस कड़ी में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स को, जिसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं इसका चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका एक वीडियो हमारा कंप्लीट हो भी चुका है, यानी जिसमें हमने वैद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन किया है। आज की क्लास को आप स्टार्ट करने से पहले इससे पहले वाले भाग को जरूर से देखिए, क्योंकि उसी भाग में कि वैद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया है। आज की क्लास में हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं कि ये जो वैद्युत आवेश है वो होता कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का ये आवेश होगा, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप टॉपिक डाल लीजिए वैद्युत आवेश के प्रकार। टॉपिक आप डाल लीजिए वैद्युत आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पर वैद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में हमने इससे पहले वाले भाग में जाना था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसके अनुसार ये था कि वैद्युत आवेश जो है वो किसी वस्तु का एक गुण होता है, जिसके कारण वह वस्तु जो है वो सामान्य रूप से यानी नॉर्मल जब होती है उससे कुछ अलग प्रकार का व्यवहार करने लग जाती है। उसी गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश के टॉपिक को समझने के लिए हमने एक उदाहरण भी लिया था, जिसमें हमारे पास में था कि जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम बालों से रगड़ते हैं और फिर इसे मिट्टी के पास में लेके जाते हैं या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेके जाते हैं या लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों के पास लेके जाते हैं, तो वो इसके आके चिपक जाते हैं। तो जिस गुण की वजह से ऐसा हुआ है उस गुण को हम इस वस्तु का आवेश कहते हैं। इसका मतलब जब इसको रगड़ा नहीं गया था तो ये किसी भी प्रकार के उन कणों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा था, लेकिन रगड़ने के पश्चात ये उन छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि ये रगड़ने के पश्चात अलग प्रकार का बिहेव करने लग गया था, जो कि नॉर्मल अवस्था से अलग था। तो ये जो जिस गुण की वजह से हुआ उस गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो अब हमारे पास में है कि ये जो गुण उस वस्तु में है, तो ये गुण कितने प्रकार का होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये समझ लें कि मान लीजिए इस वस्तु में जो व्यवहार परिवर्तन हुआ है, अगर मान लीजिए इसमें दो प्रकार से इसका व्यवहार चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें आवेश भी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। मान लीजिए कि यहां पर इसका बिहेव जो है वो तीन प्रकार से बदल रहा है, तो इसमें आवेश भी कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। मान लीजिए एक ही प्रकार से चेंज हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो इसका मतलब एक प्रकार का व्यवहार बदल रहा था। इसका मतलब इसमें आवेश कितने प्रकार का हो सकता है? एक प्रकार का। तो यहां पर आज की क्लास में हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि उन वैज्ञानिकों के द्वारा कंप्लीट किए हुए हैं पहले से ही। उन्होंने वहां पर फिर निष्कर्ष निकाला था और उसी निष्कर्ष को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। क्या प्रयोग किए गए थे और उस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले थे, उन सबको हम समझेंगे और उसी के आधार पर ज्ञात करेंगे कि आवेश कितने प्रकार का है। तो सीधा सा आप एक चीज पकड़ के चलिए कि वस्तु के अंदर जितने प्रकार से व्यवहार बदलेगा उसमें आवेश भी उतने ही प्रकार का होगा। क्लियर है? तो यहां पर हम आवेश के प्रकार जाने, तो अनेक प्रयोगों को यहां पर कंप्लीट किया गया था। उसमें से हम पहला प्रयोग यहां पर करके देखते हैं, जिसको हम समझेंगे। व्यवहार में आप उनको रियल में कर भी सकते हैं। तो हमारे पास में है प्रयोग नंबर 1। यहां पर प्रयोगों के द्वारा हम सारांश निकालेंगे। प्रयोग नंबर 1 में यहां पर कुछ पदार्थों के जोड़े काम में लिए गए हैं, जिनको घर्षण कराने के पश्चात उनका बिहेव चेंज होता है, जो कि आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया भी गया था कि अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिनमें इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तथा और क्या गुण पाया जाता है, तो उसी जोड़े में हमारे पास में एक जोड़ा हमने यहाँ पर लिया है कांच की छड़। आप नोट करते जाएं साथ के साथ, कांच की छड़
और इसके साथ इसका जो जोड़ा है ये किसको रगड़ा जाएगा, वो ले लिया यहाँ पर रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। क्लियर है। यहाँ पर 2 सेट लिए हमने, 2 कांच की छड़ ली है और 2 रेशम के कपड़े लिए, 2 और यहाँ पर भी 2 पार्ट। क्लियर है। यहाँ पर एक कांच की छड़ हमने ली है और यहाँ पर एक आधार से धागे की सहायता से उस कांच की छड़ को यहाँ पर लटका दिया गया है। बिल्कुल आराम से आप इस प्रयोग को समझिए और फिर क्या रिजल्ट निकलता है उसको आप यहाँ पर लिखना है। एक आधार यहाँ पर लिया और एक दूसरी कांच की छड़ को एक दूसरे धागे की सहायता से यहाँ पर लटका दिया गया। 2 कांच की छड़ लिए, उनको यहाँ पर धागे की सहायता से लटका दिया है। ये यहाँ पर इसको क्लैंप किया हुआ है, यानी इसको कसा गया है। ये इस प्रकार से आप इसका पार्ट बना सकते हैं कि यहां से ये टाइट किया हुआ है। ये दोनों जो छड़ हैं वो कांच की छड़ हैं, कांच की छड़। यहां पर ये धागे हैं जिनकी सहायता से इनको लटकाया गया है। यहां पर 2 कांच की छड़ ली, उन दोनों कांच की छड़ों को धागे की सहायता से 2 आधार से लटका दिया गया। मान लीजिए कोई कील वगैरह है, वहां से इसको लटका दिया गया। यहां पर फिर ये देखा कि इन छड़ों में क्या रिएक्शन हो रहा है। यहां पर ध्यान देना, इन कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा नहीं गया, बिना रगड़े ही इनको यहां पर लटकाया गया है। तो जिस पोजीशन में इन दोनों कांच की छड़ों को यहां पर लटकाया जाता है, ये उसी पोजीशन में रहती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इनमें कोई हलचल नहीं होती है। जिस पोजीशन में ये छड़ें लटकी हुई हैं उसी पोजीशन में रहती हैं। इसका मतलब हमने इसके ऊपर कोई प्रक्रिया अप्लाई नहीं की है, सिर्फ इनको लटकाया है नॉर्मल अवस्था में। तो इनका सामान्य व्यवहार क्या हो गया, ये कुछ भी हलचल नहीं कर रही थी, न तो एक दूसरे के नजदीक आ रही थी न दूर जा रही थी, कोई भी क्रिया इनके बीच में नहीं हो रही थी। अब दोबारा से क्या किया गया है यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से रगड़ा है और फिर लटकाया गया है। सेकंड प्रक्रिया में रगड़ने के पश्चात इसको लटकाया जा रहा है। ऐसे ही दूसरी कांच की छड़ को दूसरे रेशम के कपड़े से रगड़ा है और यहाँ पर लटकाया है। लटकाने के पश्चात फिर यहाँ पर ये देखा गया कि ये दोनों कांच की छड़ें जो थी, रगड़ने के पश्चात अब ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हटने लग जाती हैं। कुछ समझ में आया कि रगड़ने से पहले इनमें कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन रगड़ने के पश्चात ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। इसका मतलब इन दोनों छड़ों के मध्य कौन सा बल लगने लग गया, प्रतिकर्षण बल लगने लग गया है। ऐसी ही प्रक्रिया अगर अब इन दोनों कपड़ों के ऊपर की जाती है, यानी इन रगड़े हुए रेशम के कपड़ों को अब दोनों को लटकाया जाता है, तो ये दोनों रेशम के कपड़े भी एक दूसरे से दूर हटते हैं। दोनों रेशम के कपड़े एक जैसे ही हैं और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये भी यहां पर देखा गया। तो इस प्रयोग में हमारे पास में एक चीज समझ में आ गई कि कांच की छड़ों को रगड़ने के पश्चात जब लटकाते हैं तो ये दोनों छड़ें जो हैं वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं, और ये कब हुआ, रगड़ने के पश्चात, यानी रगड़ने के कारण इन वस्तुओं में वो आवेश वाला गुण जनरेट हो चुका है और उस आवेश की वजह से यहाँ पर कौन सा बल लगने लग गया, प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। और यही परिभाषा हमने वैद्युत आवेश की दी हुई थी। तो वो परिभाषा जो थी वो इसी प्रयोग के आधार पर दी गई थी कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। और आकर्षण बल का तो हमने समझा भी था। यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक प्रयोग हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी ये जो लैंग्वेज है कि आपने क्या क्या किया है वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जिसके अनुसार आप ये लिख सकते हैं कि माना कि हमारे पास कोई 2 कांच की छड़ें हैं, उन दोनों कांच की छड़ों को 2 रेशम के कपड़ों से रगड़कर उनको जब धागे की सहायता से लटकाया जाता है तो ये देखा गया कि दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं। सेम इसी प्रकार से अगर उन रगड़े हुए रेशम के कपड़ों को भी अगर लटकाया जाता है तो वो दोनों रेशम के कपड़े भी एक दूसरे से दूर हटते हैं। ये किया गया प्रयोग नंबर 1 में। अभी सारांश हम कुछ भी नहीं निकाल रहे, ये प्रयोग नंबर 1 हो चुका हमारे पास में। अब यहाँ पर
लैंग्वेज जो है जो अभी हमने यहाँ पर बोली है उसको आप यहाँ पर लिख भी लें। प्रयोग नंबर 2, प्रयोग नंबर 2 में अब हमारे पास में जो वस्तुओं का यहाँ पर जोड़ा लिया गया है वो है एवोनाइट की छड़। एवोनाइट की छड़। प्यारे बच्चों, अगर आप पॉइंट को बिल्कुल सिस्टम से क्लियर करते हो तो कन्फर्म है कि आपको इसका सारांश खुद से ही निकाल पाओगे, इसकी गारंटी है कि ये क्या बताना चाहता है पॉइंट, लेकिन पूरा आपको देखना पड़ेगा। एवोनाइट की छड़ और इसके साथ में ले लिया बिल्ली की समूर। तो यहां पर भी सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम। यहाँ पर 2 एवोनाइट की छड़ ली है और 2 यहाँ पर समूर ली है। यहाँ पर आप नॉर्मल कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपके पास ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि यही पदार्थ होते हैं। अनेक पदार्थ हैं जिनके हम जोड़े बना सकते हैं, उनको आपस में रब कर सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर वही प्रक्रिया की गई। एवोनाइट की छड़ों को यहाँ पर लटकाया गया, लेकिन शुरू में उनको बिल्ली की समूर से रब नहीं किया गया, यानी उनको रगड़ा नहीं गया था। नॉर्मल उनको लटका दिया गया और लटकाने के पश्चात ये देखा गया कि इनमें कुछ भी हलचल नहीं हो रही है। जैसे इन कांच की छड़ों में कुछ भी क्रिया नहीं हुई थी, सेम वैसा ही यहाँ पर भी इन एवोनाइट की छड़ों में भी कुछ भी क्रिया नहीं हुई। अब इसके पश्चात वही प्रक्रिया अपनाई गई कि एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की समूर से रगड़ा गया और रगड़ने के पश्चात फिर लटकाया गया। यहाँ पर एक तरह से अब रगड़ने के पश्चात की पोजीशन है, तो रगड़ने के पश्चात जब इनको लटकाया गया, यहाँ पर इनको एक तरह से कस दिया जाता है ताकि ये गिरे नहीं, लटकी रहे यहाँ पर धागे से। यहाँ पर इन एवोनाइट की छड़ों को बिल्ली की समूर से रगड़ने के पश्चात जब यहाँ पर लटकाया जाता है तो फिर यहाँ पर ये देखा गया कि ये दोनों छड़ें भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही थी, यानी ये दोनों भी एक दूसरे से दूर हट रही थी। समझ में आ गई बात। इन दोनों रेशम के कपड़े में भी प्रतिकर्षण बल था। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर इनकी ये जो स्किन है इसको भी अगर लटकाया जाता है दोनों को, या उन दोनों को पास पास में रखते हैं, तो ये दोनों बिल्ली की समूर भी एक दूसरे से दूर हटती है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए प्रयोग नंबर 3। प्रयोग नंबर 3 में क्या किया है कि अभी तो फिलहाल सेम वस्तुओं को यहाँ पर लिया गया, सेम वस्तुओं को यहाँ पर लिया है, दोनों रेशम के कपड़े सेम हो गए, दोनों बिल्ली की समूर सेम हो गई। तो एक जैसी वस्तुओं को जब यहाँ पर पास में लटकाया जा रहा है या पास में रखा जा रहा है तो उनमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब हम एक ऐसा करके देख लें कि किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के पास में, दूसरी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के पास में रख कर देखें तो क्या प्रक्रिया होगी। इसका मतलब हम कुछ ऐसा कर लें कि एक तो ले ले कांच की छड़ और एक ले ले एवोनाइट की छड़। यहाँ पर अब ये रगड़ी हुई है सारी, उसके बाद हम ले रहे हैं, क्योंकि बिना घर्षण के तो इनमें कुछ क्रिया होती ही नहीं है, ये हमने पहले ही देख लिया है। बिना रगड़े इनमें कोई भी प्रक्रिया नहीं है। ये वही कांच की छड़ है जो यहाँ पर रगड़ने के पश्चात यहाँ लटकाई गई थी। सेम साइज की आप यहाँ पर बनाना, यहाँ पर जगह कम है, आप यहाँ पर जो कांच की छड़ जितनी लंबाई की बना रखें उतनी ही लंबाई की यहाँ पर बनाए। यहाँ पहले जो एवोनाइट की छड़ बनाई आपने यहाँ पर उसी साइज की आप यहाँ पर बनाए, क्योंकि हमने शुरू में जो ले लिया है उसके बाद ये तो है नहीं कि वहां पर उसको चेंज करते जाएंगे, तो सेम रहेगा। तो आपके पास यहाँ पर ये जो छड़ है वो तो है कांच की छड़ और ये है एवोनाइट की छड़। आप इसको पूरा लिखें, एवोनाइट की छड़, और ये है कांच की छड़। ये इनका हो गया क्लैंप, यानी इसको टाइट कर दिया गया है, यहां से इसको टाइट किया गया है। क्लियर है। यहाँ पर ये कांच की छड़ जो है वो रगड़ी हुई है और यहाँ पर ये एवोनाइट की छड़ जो है ये भी रगड़ी हुई है, यानी यहाँ पर एक छड़ इसको ले लिया और एक इसके छड़ को यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर जब इनको लटकाया गया तो फिर कुछ यहाँ पर देखा तो अब की बार कुछ अलग रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर कांच की छड़, एवोनाइट की छड़ दोनों अलग अलग हैं। ये देखा गया कि अब ये दोनों छड़ें एक दूसरे से आकर्षित हो रही हैं, मतलब दोनों छड़ें एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। अब की बार हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट सिर्फ 2 ही प्रकार का मिला
कि जब रगड़ा नहीं गया था तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो रगड़ने के पश्चात या तो हो रहा है इनके बीच में प्रतिकर्षण या हो रहा है इनके बीच में आकर्षण। दो ही प्रकार से इन वस्तुओं का व्यवहार चेंज हुआ है, या तो वस्तुएं प्रतिकर्षित हो रही थी या वस्तुएं आकर्षित हो रही थी। और ये सब किसकी वजह से हो रहा था? वस्तु के गुण की वजह से, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। और मैंने शुरू में यही बताया था कि जितने प्रकार से इनका व्यवहार चेंज होगा उतने ही प्रकार का क्या होगा? आवेश आएगा। क्योंकि इनका ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का जो गुण है वो किसकी वजह से आया है? आवेश की वजह से। इस वजह से आवेश कितने प्रकार का हुआ? आवेश दो प्रकार का हुआ। इन तीन प्रकार के प्रयोगों से हमें ये समझ में आता है। ये है इसका सारांश कि यहाँ पर आवेश कितने प्रकार का है? आवेश दो प्रकार का है। और आज हम इस पाठ का दूसरा भाग ही हल कर रहे हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आवेश दो प्रकार का होता है, लेकिन एक आवेश को क्या नाम दें, दूसरे आवेश को क्या नाम दें? क्योंकि एक की जगह अपने पास दो हो गए, तो दोनों की पहचान के लिए उनका नाम होना जरूरी है। कि जैसे 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी नाम, राम श्याम कुछ भी नाम दिया जाए यहाँ पर, तो इनका नाम क्या रखें जिससे हम जाने कि भाई इस आवेश का नाम ये है और इस आवेश का नाम ये है। क्लियर है? तो अब इसके आगे की कड़ी में हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, और वो करके देखेंगे सरकंडे की गोलियों पर। उससे भी हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में आवेश दो ही प्रकार का है। उस प्रयोग से भी रिजल्ट शायद ऐसा ही मिलने वाला है कि आवेश कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। लेकिन ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, समझते हैं क्या वैसी ही क्रिया हुई है जैसी यहां पर हुई है। तो अगर ऐसा ही होता है तो आवेश दो प्रकार का, लेकिन अगर मान लो कोई नया व्यवहार परिवर्तन हो जाता है वस्तु का, तो वहां पर आवेश और भी बढ़ सकते हैं। करते हैं इसके आगे का एक और प्रयोग सरकंडे की गोलियों पर। और सरकंडे की गोलियां जो है वो लकड़ी की हल्की हल्की बॉल सी होती हैं। जैसे थर्मोकोल के अंदर छोटी छोटी बॉल होती हैं, वैसे ही लकड़ी की बिल्कुल बारीक बारीक हल्की हल्की सी बॉल होती हैं, जिनमें कोई वजन ज्यादा नहीं होता है। वो होती है सरकंडे की गोलियां। इन प्रयोगों को आप यहाँ पर नोट कीजिए। फिर बढ़ते इसके दूसरे प्रयोग पर सरकंडे की गोलियों के साथ। यहां पर हमने 3 डायग्राम बना लिए हैं एक साथ। इसको हम समझेंगे, फिर इसका भी निष्कर्ष निकालेंगे। यहाँ पर ये धागे हैं और धागों की सहायता से यहाँ पर दो दो सरकंडे की गोलियां इनके बांधी गई हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो अब आप थोड़ा सा समझना, और इसका भी हमें रिजल्ट निकालना। बिल्कुल फोकस करके अगर आप इसको समझोगे तो 100% गारंटी है कि टॉपिक आपके क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, और आप खुद से ही इसका निष्कर्ष भी निकाल पाएंगे, इसकी भी गारंटी है। बस आपको इस प्रोसेस को थोड़ा समझना होगा। यहां पर देखिए, ये सरकंडे की गोलियां जो हैं हमने यहां पर बांध दी हैं। फिलहाल यहां पर ये कुछ भी रगड़ी हुई नहीं है, किसी के संपर्क में नहीं है। अब हमारे पास जब ये नॉर्मल यहां पर लटकी हुई है तो यहां पर इनके बीच में कोई क्रिया नहीं हो रही है। ये क्लियर हो गया, इसका मतलब ये सामान्य अवस्था में है। अब अगर मान लीजिए कुछ इनके बीच में क्रिया हो जाती है, इसका मतलब इन वस्तुओं में भी, यानी सरकंडे की गोलियों में भी आवेश वाला गुण आ चुका है। और आवेश वाला गुण आने के बाद अगर ये अलग प्रकार का व्यवहार कर रही है, कितने प्रकार का व्यवहार कर रही है, तो इसका मतलब आवेश भी उतने ही प्रकार का होगा जैसे इससे पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए यहां पर इस फर्स्ट सरकंडे की गोली के पास में जो कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई थी, या दोबारा से रेशम के कपड़े से रगड़े, और रगड़ने के पश्चात इस सरकंडे की गोली के स्पर्श कराएं और हटा ले। स्पर्श करा के इसको हटा लिया गया है। ये है कांच की छड़, आप पूरा लिख दें, कांच की छड़। इस सरकंडे की गोली के इस रगड़ी हुई कांच की छड़ को इसके स्पर्श कराया। जैसे ये सरकंडे की गोली है, ये छड़ है, तो इसके यहां टच करवाया और हटा लिया। सेम यही प्रोसेस वो दूसरी कांच की छड़ को दूसरे रेशम के कपड़े से रगड़ा, या उसी रेशम के कपड़े के भी रगड़ सकते हो, और इसके भी स्पर्श करा के इसको हटा दिया। ये भी कांच की ही छड़ है। दूसरी सरकंडे की गोली के भी स्पर्श कराया और हटा दिया। क्लियर है? सेम क्या हुआ फिर क्या नहीं हुआ इसका देखेंगे इसके बाद।
इस सेकंड डायग्राम में हमने ये किया कि जो एबोनाइट की छड़ थी उसको बिल्ली के समूर से रगड़ा और यहां पर स्पर्श करा के हटा लिया। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, एबोनाइट की छड़ लिए, एक एबोनाइट की छड़ को इसके स्पर्श करवाया और इसको हटा लिया। ये छड़ है, उनको स्पर्श कराने के बाद ये यहां से हटा लेना है, यहां पर रखना नहीं है। ये दोनों ही छड़े हैं एबोनाइट की छड़। क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। दो जो छड़ ली थी हमने, जिनको रगड़ा है और इनके टच करा के इनको हटा लिया। ऐसे ही दो एबोनाइट की छड़ों को रगड़ के यहां टच करवाया और यहां से हटा लिया। तीसरे डायग्राम में क्या किया, इस फर्स्ट बॉल के साथ तो स्पर्श कराया कांच की छड़ को। फर्स्ट वाली जो सरकंडे की गोली है उसके रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ को स्पर्श करवाया। ये है कांच की छड़। यहां पर ये लगी नहीं रहेंगी, ध्यान रखना। इनको स्पर्श करवाया और हटा दिया कांच की छड़। इस दूसरी सरकंडे की गोली के एबोनाइट की छड़ को स्पर्श करवाया। ये एबोनाइट की छड़ है और इसको भी टच करके हटा दिया। समझ में आ गया प्रोसेस? तो पहले के डायग्राम में दोनों सरकंडे की गोलियों से दो रगड़ी हुई कांच की छड़ों को टच करवाया और हटा दिया। दूसरे डायग्राम में क्या किया, दो सरकंडे की गोलियां हैं, उनके एबोनाइट की छड़ को टच करवाया और हटा दिया। तीसरे डायग्राम में क्या किया, एक सरकंडे की गोली के ऊपर रगड़ी हुई कांच की छड़ को स्पर्श करवाया, दूसरे सरकंडे की गोली से एबोनाइट की छड़ को स्पर्श करवाया, रगड़ी हुई को। क्लियर है? यहां पर ये प्रयोग तो किए। इन प्रयोगों में अब उन्होंने क्या देखा, इन्होंने यहां पर देखा, अब ये छड़ तो यहां से हटी गई है। हटने के बाद उन्होंने ये देखा कि ये सरकंडे की गोलियां जो पहले जिस जगह पर थी अब वहां से ये दूर दूर हटने लग जाती है, यानी खुद ये सरकंडे की गोलियां दूर हट गई। जबकि हमने सरकंडे की गोलियों को रगड़ा नहीं है। इससे पहले की प्रक्रिया में हम ये देख रहे थे कि वहां पर कांच की छड़ को रगड़ा है, रेशम के कपड़े को रगड़ा है, तो रगड़ने पर उनमें वो आवेश वाला गुण आ रहा है, वो एक्टिव हो रहा है। आएगा तो कहां से, उसके अंदर ही होता है वस्तु में, वो एक्टिव हो रहे हैं। एबोनाइट की छड़ को रगड़ रहे हैं तब वो उसमें एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ सरकंडे की गोली को रगड़ा नहीं है, सिर्फ टच किया है, स्पर्श करवाया है। स्पर्श कराने से भी देखिए ये दोनों सरकंडे की गोलियां दूर जा रही, इसका मतलब स्पर्श कराने से इन सरकंडे की गोलियों में वो आवेश वाला गुण आ गया है। तो वो आवेश कहां से आया, वो कांच की छड़ का आवेश इस पर पहुंच गया है, नया नहीं आया। कांच की छड़ का आवेश इस पे पहुंच गया है, खुद का तो बाहर आएगा ही नहीं क्योंकि उसको तो रगड़ा ही नहीं हमने। बस जिस छड़ पे था वो स्पर्श कराने से इधर पहुंच गया थोड़ा बहुत। क्लियर है? यहां पर दोनों सरकंडे की गोलियां दूर। सेकंड डायग्राम में क्या देखा उन्होंने, दोनों एबोनाइट की छड़ थी, यहां पर भी इन्होंने देखा कि ये सरकंडे की गोली इधर और ये सरकंडे की गोली इधर, ये भी दूर दूर। यानी इन सरकंडे की गोलियों में कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। रगड़ी हुई दोनों एबोनाइट की छड़ में भी कौन सा बल लगा था, प्रतिकर्षण बल। रगड़ी हुई कांच की दोनों छड़ों के बीच में भी कौन सा बल लगा था, प्रतिकर्षण बल। उनके संपर्क वाली सरकंडे की गोलियों में भी प्रतिकर्षण बल। एबोनाइट की संपर्क वाली सरकंडे की गोलियों में भी प्रतिकर्षण बल। क्लियर? अब इसमें वो ही प्रक्रिया की कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को जब हमने लिया था तो कमेंट्स में बताइए कि कौन सा बल लगा था। क्या छड़ एक दूसरे के नजदीक आई थी या दूर गई थी? कमेंट्स में जरूर बताना, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल किसके बीच में, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ के बीच में। यह आपको कमेंट्स में बताना है। सेकंड कमेंट्स में एक और बताना है कि अब ये दोनों सरकंडे की गोलियां एक दूसरे के नजदीक आनी चाहिए या दूर जानी चाहिए। जबकि पहले के प्रयोगों में दोनों छड़े दूर दूर, उनके संपर्क वाली गोलियां भी दूर दूर, दोनों छड़े दूर दूर, उनके संपर्क वाली गोलियां भी दूर दूर। ये दोनों छड़ें जैसा व्यवहार करेंगी उनके संपर्क वाली ये दोनों गोलियां भी वैसा ही व्यवहार करेंगी। तो मेरे हिसाब से आपके कंफर्म हो चुका होगा, इन दोनों छड़ों में आकर्षण बल लगा था, तो इन सरकंडे की गोलियों में भी कौन सा बल लगा, आकर्षण बल लगा। समझ में आ गई बात? इन सभी प्रयोगों में फिर वापस क्या समझ में आया, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल।
आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। सरकंडे की गोलियों का भी दो प्रकार से व्यवहार बदला, या तो प्रतिकर्षित हुई या आकर्षित हुई। और ये तो प्रक्रिया बताई थी आपको कि जितने प्रकार से व्यवहार बदलेगा आवेश भी उतने प्रकार का होगा। तो यहां पर इस प्रयोग से भी मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका होगा कि आवेश कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, दो प्रकार का होता है। एक आकर्षण के रूप में एबोनाइट की छड़ों का प्रतिकर्षण, कांच की छड़ों का प्रतिकर्षण, कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ों का आकर्षण। सरकंडे की गोलियों में सेम यही आया, आकर्षण प्रतिकर्षण दो ही प्रकार का व्यवहार बदला। इसका मतलब कन्फर्म हो गया आवेश कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। क्लियर है? डायग्राम को नोट कीजिए, फिर देखिए इसकी आगे का भाग क्या क्या सारांश हमें मिला। नोट कीजिए इसका डायग्राम। यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट हमने समझे हैं, उन एक्सपेरिमेंटों में क्या क्या हुआ ये भी हमने समझा है। इन सभी के प्रयोग में हमारे को क्या समझ में आया उसको हमें यहां पर लिखना है। तो यहां पर इन सभी प्रयोगों में हमें ये समझ में आया है कि यहां पर जिन जोड़ों को यहां पर एक दूसरे के संपर्क में लिया गया, यानी जिन जिन दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के पास में रखा गया है, उनके बीच में या तो लगा है आकर्षण बल या लगा है प्रतिकर्षण बल। चाहे कोई सी भी वस्तुएं हो, उनमें दो ही प्रकार का बल लगा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। तो यहां पर सारांश ये निकला कि वैद्युत आवेश, आप इसके सारांश में नोट करते जाइए, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। अनेकों प्रयोग किए गए, उसके बाद में वैज्ञानिक डूफे ने यह बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब उन दोनों प्रकारों के नाम क्या होते हैं ये अभी तक हमें पता नहीं चला, लेकिन उनके नामकरण की जो प्रक्रिया थी वो बताई थी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और अगर आपको ध्यान हो, छोटी क्लासों में हमने अध्ययन किया था कि आवेश एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ये धनात्मक और ऋणात्मक जो नामकरण है वो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, और इसके दो प्रकार होते हैं ये बताया था वैज्ञानिक डूफे ने। क्लियर है? ये अब तक की प्रक्रिया में था। तो अब इनका नाम धनात्मक और ऋणात्मक क्यों रखा गया, उस प्रक्रिया को भी आज ही हम कंप्लीट करेंगे कि इनका ये जो नाम है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ऐसा नाम क्यों रखा उन्होंने, किस आधार पर लिया। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपके मैथमेटिक्स में चलते हैं, एक प्लस का और एक माइनस, प्लस माइनस तो किस में चलते हैं, मैथमेटिक्स में चलते हैं। तो मैथमेटिक्स का यूज किया इन्होंने फिजिक्स में, और फिजिक्स में भी नामकरण पे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं इसके बाद वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। दूसरा हमने यहां पर यह देखा कि जिन वस्तुओं को रगड़ा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो वो जो आवेश वाला गुण है वो उसी स्थान पर रहता है जिस स्थान पर उनको रगड़ा गया था। यानी जैसे ये प्लास्टिक का पाइप है, इसको कपड़े से रगड़ा जाए तो मान लीजिए मैं इतने भाग को रगड़ रहा हूं, तो इसका मतलब आवेश वाला गुण यहां तक ही एक्टिव होगा, पूरी वस्तु में नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर आवेश उसी स्थान पर बना रहता है जितने स्थान पर उसको आवेश एक तरह से दिया जाता है, जो हमने समझा था सरकंडे की गोलियों पर भी। सरकंडे की गोली के जितने भाग पर इस छड़ को टच करवाया गया था, कांच की छड़ को, तो सरकंडे की गोली पर आवेश उतने ही भाग पर था। पूरी गोली पर आवेश का गुण नहीं था, सिर्फ उतने ही भाग पर वो आकर्षण प्रतिकर्षण वाली प्रक्रिया अपना सकता था जितने भाग पर स्पर्श किया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेश दिया जाएगा तो वह आवेश उसी स्थान पर बना रहता है जिस स्थान पर आवेश दिया जाता है, विद्युत रोधी पदार्थों के लिए। लेकिन चालकों के लिए प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि चालकों की तो प्रक्रिया हमने पहले पढ़ी हुई है कि चालक में आवेश का क्या हो जाता है, प्रवाह आसानी से हो जाता है। यानी उसमें तो अगर आवेश यहां पर देंगे तो दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उस वस्तु में
अलग प्रकार का गुण होता है चालकों में। ये सारी प्रक्रियाएं किस पे हो रही हैं? वैद्युत रोधी पदार्थों के लिए, जिनको कि प्रावैद्युत पदार्थ भी हम बोलेंगे आगे चल के। आगे आएगा इसका भाग, वहां पर देखेंगे। तो ये सारांश निकाला हमने सरकंडे की गोली वाले से, और जितने भाग से रगड़ा गया, जैसे कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, तो जितने भाग से रेशम के कपड़े से इसको रगड़ा जाएगा सिर्फ उतने ही भाग पर आवेश वाला गुण आता है। रेशम के कपड़े में भी जितने भाग को रगड़ा गया है उतने ही भाग पर वो आवेश वाला रहेगा, पूरे कपड़े पर नहीं आएगा। क्लियर है? ये है इसका मतलब। नंबर 3 क्या सारांश निकलता है? एक जैसी प्रकृति की वस्तुओं में प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि विपरीत प्रकृति बोल दीजिए या अलग अलग प्रकृति की वस्तुओं में कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। तो एक सारांश ये भी मिल गया। समान प्रकृति के आवेशों में, क्योंकि वो वस्तुएं हैं और वस्तुओं में कौन सा गुण है? आवेश का, इसलिए मैं उसको आवेश बोल सकता हूं। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा? बताइए कमेंट्स में यहां पर, के मध्य प्रतिकर्षण बल। आपको जो भी पॉइंट का क्वेश्चन पुटअप किया जाए उसका आंसर आप कमेंट्स में बता दीजिए, ताकि कंफर्म हो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है। कि मध्य प्रतिकर्षण बल व विपरीत प्रकृति है उनकी, विपरीत प्रकृति या अलग अलग प्रकृति, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य नोट करते जाइए आप इसको, आकर्षण बल लगता है। ये भी सारांश में हमें समझ में आया, नोट कर लीजिए आप इसको। चौथा सारांश अब हम यहां पर लेंगे, वो नामकरण का ही टॉपिक होगा, उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए और समझिए। यहां पर थोड़ा सा पीछे वाले प्रयोगों में भी चलें, जिसको मैं यहां पर थोड़ा सा देखता हूं। कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, इधर एबोनाइट की छड़ और इधर था बिल्ली की समूर। ये जोड़े हमने काम में लिए थे इस आवेश के प्रकार को समझने के लिए। बाकी और काफी सारे जोड़े हैं, उनको भी लेकर इसको समझ सकते हैं। यहां पर आप एक चीज को नोटिस किया होगा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ा और इनको जब अलग किया, एबोनाइट की छड़ को समूर से रगड़ा फिर इनको अलग किया, तो इनमें आवेश वाला गुण जनरेट हो चुका था। अगर मैं कांच की छड़ को और इधर रेशम के कपड़े को ही लटका दूं पास पास में, तो बताइए दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? विपरीत प्रकृति के है ना, कौन सा बल लगेगा? और अगर इनके बीच में बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा तो दूर जाएंगे, आकर्षण बल लगेगा तो दोनों पास में आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, कांच और रेशम शुरू में लिया गया खुद का एक जोड़ा है, जिनको खुद को आपस में रगड़ा गया है। यहाँ पर एबोनाइट रेशम को नहीं रगड़ा गया है, किसको रब किया गया था? एबोनाइट और समूर को। इसका मतलब ये दोनों मैन एक जोड़े में आती हैं, कांच और रेशम दोनों एक जोड़े में आती है। इसका मतलब कांच और रेशम का एक निकाय बन चुका है, एबोनाइट और समूर का एक निकाय बन चुका है। यहाँ कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा एक ही निकाय की दो अलग अलग वस्तुएं हैं, जिन पर आवेश एक दूसरे से क्या है? विपरीत प्रकृति का है। अलग अलग प्रकृति के आवेश हैं, ये इन प्रयोगों से समझ में आ चुका। लेकिन ये दोनों एक ही जोड़े के अंदर हैं, दोनों एक ही निकाय के पार्ट हैं। तो जब इनको लटकाकर देखा गया तो यहां पर ये देखा गया प्यारे बच्चों कि इनमें न तो आकर्षण बल लगा और न ही प्रतिकर्षण बल लगा, इनमें कोई क्रिया नहीं हुई। और जब कोई क्रिया नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस पूरे निकाय पर कोई आवेश अब नहीं बचा है। ये एक जैसी वस्तुओं को प्रतिकर्षित कर रहा था, दूसरी प्रकृति की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था।
ऐसे ही गुण इसमें भी था। तो अलग अलग में तो ये गुण है, लेकिन जब दोनों को साथ में लिया तो अब इनमें कोई क्रिया नहीं हुई, और जब क्रिया नहीं होती है तो हम क्या समझते थे, आवेश वाला गुण जनरेट नहीं है, यानी टोटल आवेश क्या हो गया वहां पर 0। यहां पर दोनों को लेकर टोटल कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इस पे कोई ना कोई मान है, इस पे आवेश का कोई ना कोई मान है। मान लीजिए इस पर जो आवेश था उसका मान कितना है, 5। इस पर आवेश कितना होना चाहिए कि इन दोनों का टोटल 0 हो जाए। तो इसका मतलब इस 5 में मैं क्या जोड़ूं, -5 को अगर मैं जोड़ देता हूं, यानी 5 प्लस -5, तब मेरे को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तब क्या मिलेगा, 0, क्योंकि हमें 0 ही चाहिए, क्योंकि यहां पर कोई क्रिया ही नहीं हुई, क्रिया नहीं हो रही, इसका मतलब वहां पर आवेश ही नहीं है। आवेश नहीं, इसका मतलब टोटल मान कितना होना चाहिए, 0। और टोटल मान 0 कब होगा गणित की परिभाषा के हिसाब से, जब दोनों मान बराबर हो और एक प्लस का मान हो और एक किसका हो, माइनस का, तब जाके टोटल कितना होता है, 0। इस कारण से इस पर जो आवेश था या इस पर जो आवेश था, उनमें किसी एक वस्तु पर तो आवेश है प्लस का और एक वस्तु पर आवेश किसका है, माइनस का। तो यहां पर गणितीय प्रक्रिया के आधार पर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का क्या नामकरण किया, एक का नाम रख दिया धनात्मक आवेश और दूसरे का क्या नाम रखा, ऋणात्मक आवेश। क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का टोटल ही कितना होता है, 0 होता है। और 0 भी कब होगा, जब दोनों के मान भी समान होंगे। इसका मतलब इस कांच की छड़ पर जितना आवेश होगा, मान लीजिए प्लस का है तो 5 प्लस मैं इस पे बना देता हूं, तो इसका मतलब इस रेशम के कपड़े पर इतने ही मान का आवेश होना चाहिए, लेकिन प्रकृति कैसी होनी चाहिए, माइनस की। तो इस पर आवेश माइनस का होगा, और वो भी कितने, 5 माइनस के। तो 5 प्लस के 5 माइनस के, टोटल कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि जिस निकाय को लेते हैं ना, उस निकाय के अंदर कोई क्रिया नहीं होती है। निकाय का कोई एक वस्तु दूसरे निकाय की दूसरी वस्तु के साथ या तो आकर्षित होगी या प्रतिकर्षित होगी, लेकिन खुद ही जिस निकाय में हिस्से में है उनमें कोई क्रिया आपस में नहीं होती है। तो चौथे सारांश में हम यहां पर लिख देते हैं, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया और बताया कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होता है, कि आवेश धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश होते हैं। और ये धनात्मक और ऋणात्मक किस आधार पर, गणितीय संक्रिया के आधार पर। ये इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा हमें समझ में आया। अगर कोई ये पूछ लेता है कि अब समान प्रकृति के आवेश का मतलब क्या हुआ, कि दो धनात्मक आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल, दो ऋणात्मक आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, या एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये हो गया इनका धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का टॉपिक कंप्लीट। यहां पर थोड़ा सा अगर हम यहां पर ध्यान दें तो यहां पर ये जो हमने 4 वस्तुएं ली थी और इनके प्रयोगों को आपस में समझा भी था, तो वहां से हमने एक चीज समझी थी कि कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश यहां पर माना गया प्रारंभ में, किस वजह से प्लस माना गया वो हम देखेंगे इसके आगे वाले भाग में। और एक इस पे धनावेश फिक्स किया गया, और जो जो वस्तुएं इस कांच की छड़ से प्रतिकर्षित हो रही थी तो उन सभी वस्तुओं पर कौन सा आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा। तो ये पता चल जाएगा इस वस्तु पर पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव है। और जो वस्तु अब कांच की छड़ से आकर्षित होगी उन सभी वस्तुओं पर कौन सा आवेश रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि जो आकर्षित हो रही है उनके ऊपर विपरीत प्रकृति का है। तो इसके ऊपर प्लस फिक्स कर लिया, बाकी
सेम देखते गए वस्तु को लाए, जो दूर जा रही है प्लस की है, जो नजदीक आ रही है वो माइनस की। तो एबोनाइट की छड़ को इसके साथ जब लिया गया तो इनमें क्या हुआ था, आकर्षण, जो प्रयोग से हमने समझा भी था। इसका मतलब एबोनाइट की छड़ पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। इस कपल की अगर हम बात करते हैं तो इस पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे तो कन्फर्म है कि नेगेटिव चार्ज ही। तो अब रेशम के कपड़े से जो वस्तु प्रतिकर्षित होगी इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और रेशम के कपड़े से जो वस्तु अलग निकाय की उससे आकर्षित होगी इसका मतलब उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर इधर से ये जो जोड़ा हमने लिया था, ये जोड़ा एक दूसरे से आकर्षित हो रहा था, ये जोड़ा एक दूसरे से आकर्षित हो रहा था। तो यहां पर जब ये नेगेटिव है तो समूह पे कैसा चार्ज आया जाएगा, धनात्मक आवेश। क्लियर है। उसी प्रयोग में हमने ये भी समझा था कि क्रॉस में जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती हैं। देख लीजिए, कांच की छड़ पर पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव वाला तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस जोड़े को देख लीजिए, इस पे नेगेटिव साइन है, इस पे भी नेगेटिव साइन वाला आवेश आ गया, इसका मतलब यहां पर भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हो गया हमारे पास में समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण का प्रयोग भी सफल हो जाता है। इन्हीं के आधार पर समझे कि आवेश दो प्रकार का होता है, और इस कपल को लेकर, किसी एक कपल को यानी एक निकाय को लेकर हमने ये समझा कि आवेश धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। गणित की प्रक्रिया को अपनाकर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नामकरण किया, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो ये था प्यारे बच्चों आज की क्लास का टॉपिक कंप्लीट। आवेश के प्रकार, आवेश का नामकरण, और किस वस्तु पर धनात्मक, किस वस्तु पर ऋणात्मक। यहाँ पर उन पदार्थों को लेंगे और एक सीरीज बना देंगे। कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज, जो वस्तु कांच की छड़ के नजदीक वो माइनस की, जो वस्तु कांच की छड़ से दूर जा रही है वो प्लस की। तो जो दूर जा रही है सब प्लस की, जो नजदीक आ रही है वो माइनस की। ऐसे उन सबको एक ऑर्डर में सेट कर देंगे और एक सीरीज बना देंगे जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहेंगे, जिसमें आगे हम फटेंगे, उसको समझेंगे कि कौन सी वस्तु प्लस की बनेगी, कौन सी वस्तु माइनस की। वो नेक्स्ट आगे का टॉपिक होगा। यहाँ पर इस वस्तु पर आवेश आया किस वजह से, उस पर ये जो गुण था वो किस वजह से जनरेट हुआ, ये समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में, कि वैद्युत आवेश का जो गुण है वो जनरेट होता ही क्यों है, कि जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनके अंदर ऐसा क्या हुआ कि आवेश वाला गुण जनरेट हो गया, एक्टिव हो गया, वो समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत नोट कर लीजिए आप इनको यहाँ तक। तब तक के लिए धन्यवाद।